हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग बैंकिंग जागरूकता अभ्यास प्रश्नों के भाग 10 को शुरू करने जा रहे हैं, यानी बैंकिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 10 को। अब तक हमने टोटल पार्ट 9 कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अब हम पार्ट 10 की शुरुआत करेंगे। इसमें हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और अंत में हम इन सभी का सारांश भी देखेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। सो द डिस्क्लेमर इज लाइक दैट द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज समीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई भी चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। पहला प्रश्न है कि डीबीटी में डी का क्या अर्थ है। आपके विकल्प हैं प्रत्यक्ष, डेबिट, अमूल्यन, मूल्यह्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, डायरेक्ट प्रत्यक्ष। स्पष्टीकरण है डीबीटी का अर्थ है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। यह भारत में पहली सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी और लाभों को हस्तांतरित करना है। डीबीटी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है मध्यस्थों का उन्मूलन। लोगों को सीधे हस्तांतरित करके सरकार रिसाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि इच्छित लाभार्थियों को उनके अधिकार बिना देरी के प्राप्त हो। बढ़ी हुई दक्षता। प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। वित्तीय समावेशन। डीबीटी व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। सारांश में डीबीटी में डी का अर्थ प्रत्यक्ष है जिसका सही उत्तर ए, डायरेक्ट प्रत्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 2, फेडरल रिजर्व सिस्टम जिसे फेडरल रिजर्व या बस फेड के रूप में भी जाना जाता है किसका केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम है। आपके विकल्प हैं चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, यूएसए। स्पष्टीकरण फेडरल रिजर्व सिस्टम जिसे आमतौर पे फेडरल रिजर्व या बस फेड के रूप में जाना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम है। इसे 1913 में स्थापित किया गया था और ये कई प्रमुख कार्य करता है जिनमें शामिल है। पहला है मौद्रिक नीति। फेड आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करने के लिए मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। वित्तीय पर्यवेक्षण यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की निगरानी और विनियमन करता है ताकि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। अंतिम उपाय के ऋणदाता फेड वित्तीय संकट के समय बैंकों को आपातकालीन तरलता प्रदान करता है। भुगतान प्रणाली यह भुगतान प्रणालियों के सुचारू संचालन की सुविधा प्रदान करता है, सुनिश्चित करते हुए कि लेन देन कुशलतापूर्वक संसाधित हो।
इसीलिए फेडरल रिजर्व विशेष रूप से यूएसए से संबंधित है, जिससे सही उत्तर यूएसए बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, रबो बैंक किस देश में स्थित एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी है? विकल्प है फ्रांस, यूके, डच, पोलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, डच। स्पष्टीकरण, रबो बैंक एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की कंपनी है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में है। इसे 19वीं सदी के अंत में एक सहकारी बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की सेवा करता था। वर्षों के दौरान रबो बैंक ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है। विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय समाधान प्रदान करता है। यहाँ डच शब्द इसे नीदरलैंड्स में उत्पत्ति और आधार को संबंधित करता है, इसलिए सही उत्तर डच है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को अधिकतम अवधि के लिए सार्वजनिक जमा स्वीकार नवीनीकरण करने की अनुमति है। आपके विकल्प हैं 12 महीने तक, 24 महीने तक, 48 महीने तक, 60 महीने तक या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, 60 महीने। स्पष्टीकरण, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अधिकतम 60 महीने यानी 5 वर्ष तक सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की अनुमति है। वह विनियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि एनबीएफसी नियंत्रित तरीके से संचालित हो सकें और जनता को अपने धन का निवेश करने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सके। 60 महीनों की सीमा जमाकर्ताओं की सुरक्षा में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि एनबीएफसी अपने संचालन में वित्तीय स्थिरता और सुदृढ़ता बनाए रखें, इसलिए सही उत्तर है 60 महीने। क्वेश्चन नंबर 5 है, EFTPOS में P का क्या अर्थ है? विकल्प है भुगतान, बिंदु, भविष्य निधि, भुगतान किया गया, गोपनीयता। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, पॉइंट। स्पष्टीकरण, EFTPOS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल है। यह एक भुगतान प्रणाली है जो उपभोक्ताओं को रिटेल स्थानों पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने इलेक्ट्रिक भुगतान करने की अनुमति देती है। यह प्रणाली खरीदार के खाते से विक्रेता के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाती है। इसलिए EFTPOS में पी का मतलब पॉइंट है, जिससे सही उत्तर बी, पॉइंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंकों के बीच एनईएफटी के माध्यम से अंतरण करने के लिए आवश्यक कोड का क्या नाम है? विकल्प है MICR कोड, MMID कोड, शाखा कोड, IFC कोड या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, IFSC कोड। स्पष्टीकरण, IFSC कोड यानी भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड वह कोड है जिसका उपयोग भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से बैंकों के बीच अंतरण के लिए किया जाता है। प्रत्येक बैंक शाखा का एक अद्वितीय IFSC कोड होता है जो लेन देन के दौरान बैंक को विशिष्ट शाखा की पहचान करने में मदद करता है। यह कोड यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि धनराशि सही प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाए। सही उत्तर है IFSC कोड। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश वह ब्याज दर है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI से लिए गए दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों पर लगाई जाती है।
आपके विकल्प हैं स्थिर ब्याज दर, बैंक दर, स्थिर जमा दरें, रेपो दर या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, बैंक दर। स्पष्टीकरण। बैंक दर वह दर है जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण और अग्रिमों के लिए धन उधार देता है। यह उन ऋणों पर लागू होती है जो बैंक केंद्रीय बैंक से लेते हैं, आमतौर पर लंबे समय के लिए। रेपो दर दूसरी दर और वह दर है जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए धन उधार देता है, आमतौर पे 1 से 3 दिनों की अवधि के लिए। इसका मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है और यह मौद्रिक नीति तंत्र का हिस्सा है। इस प्रकार जबकि दोनों दरें आरबीआई से उधार लेने से संबंधित हैं, बैंक दर विशेष रूप से दीर्घकालिक ऋण और अग्रिमों से जुड़ी होती है, जिससे कि बैंक दर सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? विकल्प हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, 5 करोड़। स्पष्टीकरण। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1925 को हुई थी। आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ थी, जिसमें 100 रुपए प्रति शेयर में विभाजित किया गया था। इस पूंजी का योगदान किसी शेयर धारकों द्वारा दिया किया गया था और उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जा रही वित्तीय संकटों और चुनौतियों का जवाब देने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। वर्षों के दौरान आरबीआई ने महत्वपूर्ण रूप से विकास किया है, लेकिन 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में इसकी स्थापना और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 9, ओवीडी जमा करने के बाद बीएसपीडीए खाता कितने महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? विकल्प हैं 6 महीने, 12 महीने, 20 महीने, 24 महीने या फिर 30 महीनों के लिए। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, 12 महीने। स्पष्टीकरण। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक प्रकार का बैंक खाता है जो कुछ लेन देन पर प्रतिबंधों के साथ बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार पहचान सत्यापन के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज जमा करने के बाद बीएसपीडीए को 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यदि खाता धारक इस अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक बीएसपीडीए को एक नियमित बचत खाते में बदल सकता है या अपनी नीतियों के अनुसार खाते को बंद कर सकता है। सही उत्तर है 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी खाते के माध्यम से 12 महीने से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय माना जाता है। विकल्प है 12 महीने, 6 महीने, 18 महीने, 24 महीने या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, 24 महीने। स्पष्टीकरण। यदि किसी खाते में 24 महीने या 2 वर्षों से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं होता है, तो उसके निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका मतलब है यदि खाता धारक इस समय सीमा के भीतर कोई जमा निकासी या अन्य लेन देन नहीं करता है, तो बैंक खाते को निष्क्रिय के रूप में चिन्हित करेगा। यह वर्गीकरण बैंकों के लिए खातों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और संभावित धोखाधड़ी से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब किसी खाते को निष्क्रिय के रूप में लेबल किया जाता है, तो बैंक आमतौर पर खाता धारक से विशिष्ट कार्य को करने की आवश्यकता करता है, जैसे पहचान प्रस्तुत करना या खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए अनुरोध करना, इससे पहले कि वे अपने धन तक पहुंच सके। सही उत्तर है डी, 24 महीने। क्वेश्चन नंबर 11,
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अधिकतम की अवधि के लिए सार्वजनिक जमा स्वीकार नवीकरण करने की अनुमति है। विकल्प हैं 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने, 60 महीने या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर करने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, 60 महीने। स्पष्टीकरण। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अधिकतम 60 महीने या 5 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक जमा स्वीकार या नवीकरण करने की अनुमति है। यह विनियमन एनबीएफसी को उनके वित्त पोषण का प्रबंधन करने के लिए लचीलापन प्रदान करने के साथ साथ ही सुनिश्चित करने के लिए भी है कि वह तरलता प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं का पालन करें। जमा स्वीकार करने के लिए लंबी अवधि की अनुमति देने से एमबीएफसी को उनके वित्त पोषण आधार को स्थिर करने में मदद मिल सकती है, जो उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर मध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी आवश्यक है कि कंपनी जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बनाए रखें। इस प्रकार अधिकतम अवधि जिसके लिए एनबीएफसी सार्वजनिक जमा स्वीकार या नवीकरण कर सकते हैं, वास्तव में 60 महीने है। क्वेश्चन नंबर 12। जबकि बी टू सी और बी टू बी खरीद प्रक्रियाओं एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हैं, बी टू बी और बी टू सी विपणन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। विकल्प है खरीद केंद्र का महत्व, खरीद फर्म की संस्कृति का महत्व, खरीद प्रक्रिया की औपचारिक संरचना, खरीदी स्थिति का संदर्भ, उपरोक्त सभी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण। खरीद केंद्र का महत्व। बी टू बी विपणन में खरीद प्रक्रिया में अक्सर कई हितधारक खरीद केंद्र का शामिल होते हैं, जिसमें निर्णयकर्ता, प्रभावक और उपभोक्ता शामिल होते हैं, जो कि बी टू सी विपणन की तुलना में जटिलता जोड़ते हैं, जहां आमतौर पर उपभोक्ता एकमात्र निर्णयकर्ता होता है। खरीद फर्म की संस्कृति का महत्व। बी टू बी संदर्भों में खरीद निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। संगठनात्मक मूल्य, मिशन और परिचालन प्रथाओं जैसे कारक इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि खरीद निर्णय कैसे किए जाते हैं, जबकि बी टू सी विपणन में व्यक्तिगत उपभोक्ता प्राथमिकताएं अधिक सीधी होती हैं। खरीद प्रक्रियाओं की औपचारिक संरचना। बी टू बी लेनदेन आमतौर पर एक अधिक औपचारिक और संरचित खरीद प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसमें विस्तृत मूल्यांकन, प्रस्ताव, वार्ता और अनुमोदन शामिल होते हैं, जबकि बी टू सी खरीद आमतौर पर अधिक सहज और सरल होती है। खरीद स्थिति का संदर्भ। बी टू बी खरीद अक्सर एक विशिष्ट संदर्भ के भीतर होती है, जिसमें दीर्घकालिक संबंध, संविदात्मक दायित्व और सेवा समझौते शामिल होते हैं, जबकि बी टू सी लेनदेन अधिक लेन देनात्मक होते हैं और संदर्भ में कम निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न आय समूह को बहुत छोटी राशि का ऋण कौन सा है? विकल्प है माइक्रो क्रेडिट, सॉरी मैक्रो क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस, मैक्रो फाइनेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है माइक्रो क्रेडिट। स्पष्टीकरण। माइक्रो क्रेडिट उन व्यक्तियों या समूहों को छोटे ऋण प्रदान करने को संबंधित करता है, जो विशेष रूप से कम आय वाले क्षेत्रों में, जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। यह ऋण आमतौर पर उद्यमिता, छोटे व्यवसायों या व्यक्तिगत आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य प्राप्तकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। माइक्रो फाइनेंस अक्सर माइक्रो क्रेडिट को शामिल करता है, लेकिन इसमें बचत, बीमा और वित्तीय शिक्षा जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं भी शामिल होती हैं, जो कम आय वाले व्यक्तियों और समुदायों के लिए अनुकूलित होती हैं। इस संदर्भ में चूंकि प्रश्न विशेष रूप से बहुत छोटी राशि के ऋण के बारे में पूछता है, माइक्रो क्रेडिट सबसे सटीक है, जिसका विकल्प बी सही विकल्प बनता है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए पात्र है? विकल्प है कॉर्पोरेट्स, प्राथमिकता डीलर्स, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण। भारत में निम्नलिखित संस्थाएं वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए पात्र हैं। सबसे पहला है कॉर्पोरेट्स। वह कंपनियां जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, वह अल्पकालिक धन जुटाने के लिए सीपी जारी कर सकती हैं। प्राथमिक डीलर्स। यह वित्तीय संस्थान है जो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री में शामिल होते हैं और अपने संचालन के हिस्से के रूप में सीपीपी जारी कर सकते हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाएं भी सीपी जारी कर सकती हैं। चूंकि ये सभी संस्थाएं भारत में वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए पात्र हैं, सही विकल्प है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनईएफटी निपटान किया जाता है। विकल्प है प्रति घंटे के बैचों में, वास्तविक समय में, दैनिक बैचों में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, प्रति घंटा बैचों में। स्पष्टीकरण। एनईएफटी या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक भुगतान प्रणाली है जो भारत में बैंकों के बीच धन के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। यह एक स्थगित शुद्ध निपटान आधार पर संचालित होती है, जिसका अर्थ है कि लेन देन नियमित अंतराल पर बैचों में निपटान जाते हैं। विशेष रूप से एनईएफटी लेन देन प्रति घंटा बैचों में संशोधित होता है, आमतौर पर हर घंटे जिसके दौरान प्राप्त लेन देन निपटाए जाते हैं। यह रिटेल टाइम सिस्टम जैसे आईएमपीएस जो त्वरित हस्तांतरण प्रदान करते हैं उनसे भिन्न है। इसका सही उत्तर है प्रति घंटों के बैचों में। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच द्वारा संचालित है। विकल्प है इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्पष्टीकरण। नेशनल फाइनेंशियल स्विच का एक नेटवर्क है जो एटीएम के माध्यम से इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है और इसे मुख्य रूप से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एनपीसीआई भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के विकास और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे एनएफएस भी शामिल है जो एटीएम लेन देन और अन्य भुगतान सेवाओं के लिए कई बैंकों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी सक्षम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस प्रकार के बैंकिंग में बैंक सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसके कम जोखिम और उच्च जोखिम वाले उत्पाद दोनों शामिल होते हैं, उसे कहा जाता है। विकल्प है संकीर्ण बैंकिंग, सार्वभौमिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, इस्लामी बैंकिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, यूनिवर्सल बैंकिंग। स्पष्टीकरण। यूनिवर्सल बैंकिंग एक बैंकिंग मॉडल को संबंधित करता है जहां बैंक एक विस्तृत श्रेणी की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं जैसे बचत खाते और ऋण और निवेश सेवाएं जैसे अंडरराइटिंग और संपत्ति प्रबंधन शामिल है। यह मॉडल बैंकों को विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देता है, जिसमें एक ही छत के नीचे कम जोखिम और उच्च जोखिम वाले वित्तीय उत्पाद दोनों की पेशकश की जाती है। इसके विपरीत नेशनल बैंकिंग जमा स्वीकार करने और सुरक्षित तरल संपत्तियों में निवेश करने पर केंद्रित है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मुख्य रूप से अंडरराइटिंग और प्रतिभूतियों के निर्गमन में सहायता करने में संबंधित है। इस्लामिक बैंकिंग इस्लामी कानून का पालन करती है, जो कि ब्याज और अन्य वित्तीय गतिविधियों को निश्चित करती है। सही उत्तर है यूनिवर्सल बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 18, टीआईसीडीसी ने किसी भी राशि का बीमा नहीं किया है जिसे निगम द्वारा पूर्व स्वीकृति के साथ विशेष रूप से छूट दी गई है। विकल्प है आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई, डीआईसीजीसी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है।
समय समाप्त। सही उत्तर है आरबीआई। स्पष्टीकरण। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भारत में बैंकों में जमाकर्ताओं को बीमा प्रदान करता है। हालांकि कुछ राशियों को डीआईसीजीसी द्वारा बीमा कवरेज से विशेष रूप से छूट दी जाती है, लेकिन ऐसी छूटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसलिए विशेष छूटों के संबंध में कोई भी निर्णय आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, छोटे वित्त बैंकों को शुरू करने के लिए प्रारंभिक पूंजी राशि क्या है? विकल्प है 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 100 करोड़। स्पष्टीकरण। भारत में एक छोटा वित्त बैंक शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 100 करोड़ की न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यह पूंजी आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि बैंक के पास प्रभावी ढंग से संचालन और सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो, साथ ही नियामक मानकों को बनाए रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 20 है, छोटे वित्त बैंकों की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रमोटरों की प्रारंभिक हिस्सेदारी क्या है? विकल्प है 25%, 30%, 45%, 50% या फिर 40%। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई 40। स्पष्टीकरण। भारत में एक छोटे वित्त बैंक के प्रमोटर को स्थापना के समय चुकता इक्विटी पूंजी में न्यूनतम 40% की हिस्सेदारी रखनी होती है। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि प्रमोटरों का बैंक के प्रदर्शन के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो और उनके बैंक हित की स्थिरता और विकास के साथ अलाइंड हो। हमने यहाँ पे क्वेश्चनों को समाप्त कर लिया है। अब हम बात करें सारांश की, तो हमने देखा डीबीटी को, फेडरल रिजर्व सिस्टम को, राबो बैंक को, एनबीएफसी सार्वजनिक जमा अवधि को, ईएफटी ओपीएस को, एनएफटी इंटरबैंक ट्रांसफर कोड, आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज दर, आरबीआई की प्रारंभिक शेयर पूंजी, बीएसपीडी खाता विस्तार अवधि, निष्क्रिय खाता अवधि, एनबीएफसी सार्वजनिक जमा अवधि, बी2बी और बीटीसी मार्केटिंग के बीच अंतर, कम आय समूह के लिए छोटे ऋण, भारत में वाणिज्यिक पत्र जारी करने की पात्रता, एनईएफटी निपटान आवर्तित। नेशनल फाइनेंशियल स्विच ऑपरेटर्स, सभी सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकिंग प्रकार, डीआईसीजीसी बीमा छूट अनुमोदन, लघु वित्त बैंकों के लिए प्रारंभिक पूंजी, लघु वित्त बैंकों में प्रमोटरों की प्रारंभिक हिस्सेदारी। इसी के साथ इस लेक्चर को हमने समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी हैं, समझी, उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।